नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु के कर्नाटक पहुंचकर आईटीबीपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। वहीं बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। भारत के 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करना। इसके साथ साथ कोरोना के कारण जिनकी रोजगारी गई, ये 60 करोड़ गरीबों को 2.25 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। गोड़ा जी, सिद्धरामैया और कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबों की बात कर रहे हैं। भाई, आप तो प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस ने 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिसाब लेकर आ जाओ। बेंगलोर के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आकर आपको हिसाब दे देगा। एक और आपका 65 साल का शासन और एक और मोदी जी के 8 साल का शासन, हमारा पलड़ा भारी। नरेंद्र मोदी सरकार ने वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का धन्यवाद। ये जो यात्रा है, इसने ये हमें कुछ बातें सिखाई है, कुछ बताने की कोशिश की है और अगर हम उसे नहीं सुनते तो ये उस आवाज का अपमान होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। विचारधारा में एकरूपता होती है। यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो, मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है,
उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी। वही चीन में कोरोना को लेकर हालत बेहद खराब है। ऐसे में भारत ने एहतियातन कुछ फैसले लिए हैं। भारत में 1 जनवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसके तहत भारत में आने वाले यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। उसके साथ ही फ्लाइट में आने वाले कुल यात्रियों के 2% का कोविड रैंडम टेस्ट भी किया जाएगा। भारत ने चीन के अलावा थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए ये कोविड नियम बनाया है, जो कि कोविड नेगेटिव अनिवार्य बना दिया गया है। अब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। 72 घंटे पहले उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना अनिवार्य है। पुराना साल बस बीतने ही वाला है और 2023 का नया साल आने वाला है। नए साल पर हम सिर्फ नया कैलेंडर ही नहीं बदलेंगे, बल्कि अब की जेब से जुड़े कई नए बदलाव भी होने जा रहे हैं। कुछ बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, वहीं कुछ बदलाव आपकी जेब को ढीली कर सकती है। आइए न्यूज़ 1 इंडिया आपको बताने जा रहा है कि 2023 की शुरुआत से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में, जो कि आपकी जेब पर कम या ज्यादा असर डालेगी। एलपीजी की कीमतों में बदलाव होगा। 1 जनवरी से ये नए नियम लागू हो सकते हैं और कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। 1 जनवरी से ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी इकाई इनवॉइसिंग की सीमा भी 5 करोड़ होगी। बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी और ऐसे में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। 1 जनवरी से लॉकर संबंधी नियमों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो ई इनवॉइसिंग की भी सीमा 5 करोड़ तक हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकर से गायब होगा गहना तो बैंक जिम्मेदार होगा। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे। गाड़ी खरीदने के लिए भी ज्यादा खर्च करना होगा। कई कंपनियों ने नए कीमतें भी तय की है, कीमतें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। फोन के लिए भी IMEI रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा और महंगा होगा मोटर इंश्योरेंस। और ऐसे में टीवी देखना सस्ता हो जाएगा। ये कई जो बदलाव हम आपको बता रहे हैं, ये साल 2023 में देखने को मिल सकते हैं। 1 जनवरी से ये बड़े बदलाव हो सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस महंगा हो सकता है और टीवी देखना सस्ता हो जाएगा। वहीं बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। नकली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। आरोपी का नाम राम बाबू है, जिसकी उम्र 35 साल है। बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से छपरा में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने शराबबंदी पर सरकार को घेरना शुरू किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बात को बार बार कहने में ठीक नहीं लगता है। उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए और उन्होंने ये जोर देते हुए कहा कि गुजरात में भी तो शराबबंदी है, लेकिन वहां तो बिहार जैसी बातें तो नहीं उठ रही है। और साथ ही साथ कहा कि सब जगह लिमिट है, जिसे शराब की जरूरत है उसे परमिट के साथ मिल जाती है। मांझी ने आगे कहा कि गुजरात में परमिट सिस्टम की तरह बिहार में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए। हम हैं आज 79 ईयर्स में मेरा चल रहा है, उम्र चल रहा है। अभी तक उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ शराब बनता, शराब बिकता, और वहाँ से हम अपने होठ पर शराब नहीं लाया है। तो वो कोई कम था क्या? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कानून आया है तो ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियाँ हो रही है। जो नीचे के लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को ऐसे भी पकड़ रहे हैं। गांव-गांव में हो रहा है, जहां पकड़ना है गरीबों को तो उनके घर में जा कर के पकड़ लेते हैं, जेल भेज देते हैं। और जो बड़े-बड़े लोग हैं जो पैसा देके छूट जाते हैं, यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शराब वही जीतन राम मांझी के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब चीज की जानकारी मांझी जी को नहीं होगी कि शराब पीने से लोग मरते हैं, शराब पीने से नुकसान होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि उनको क्या पता है कि बिहार में सरकारी सर्वसम्मति से शराबबंदी लागू हुआ था। इसे लेकर हमने सबको ट्रेनिंग भी दी थी। जिस मॉडल की वो बात कर रहे हैं वो कब का लागू हुआ है हमको नहीं पता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बात कही है कि वो हमसे बात करने आएंगे तो उनको भी हम ये बात समझाएंगे। कुछ भी हुआ है उस पर बहुत गंभीरता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है, और एक एक चीज़ की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी थी उस बात ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए। तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नज़र कैसे लिए, ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे। और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते हो ही रहा। ज़्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही नहीं, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं, तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है। और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी हो। वहीं कटिहार नगर निगम के मेयर पद पर उषा देवी अग्रवाल विजय हुई है। उषा देवी एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल की पत्नी है। जीत के बाद एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर रजा से। एमएलसी अशोक अग्रवाल साहब हैं, इनकी धर्मपत्नी उषा अग्रवाल नगर निगम कटिहार से मेयर पद में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। आइए सर से जुड़ते हैं और बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। सर, आपकी धर्मपत्नी मेयर बनी है सर, और बहुत बेहतरीन वोट से जीत दर्ज की है। जनता को किस तरह कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग रहते हैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने उषा देवी अग्रवाल के पक्ष में मतदान किया। और जो उन लोगों की काम है, समस्या है कटिहार जिले की और कटिहार नगर निगम क्षेत्र की, सभी समस्याओं को ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे हम लोग। आज साल का आखिरी दिन है, आने वाले नए साल की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और शहर में जो जो व्यवस्था करनी है, जहाँ जो काम है, गली नली, सड़क, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पार्किंग, सब व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे आने वाले दिनों में, जिससे कि नगर निगम क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने मतदान किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, सभी लोग अपना सोचें कि हमने ऐसे प्रत्याशी को चुना था जो नगर निगम में हम लोग का उपयुक्त काम कर रही है।
अब तक सर अगर हम बात करें जितने भी मेयर रह चुके हैं, लेकिन कटिहार की सर एक जटिल समस्या है जल निकासी की। इस पे सर किसी ने अब तक इसका निदान नहीं कर पाया सर। लोग काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आप जल निकासी के लिए एक स्टॉर्म वाटर सिस्टम का टेंडर हो चुका है 227 करोड़ की लागत से। वो काम अभी स्टार्ट भी हो गया है। उसकी हम लोग कल समीक्षा करेंगे। कल समूचे पदाधिकारियों को बुलाए हैं। उस काम में 36 महीने का टाइम दिया गया उसको। जो भी संवेदक है उसको जो एग्रीमेंट हुआ बिहार सरकार बुडको के द्वारा, वो 36 महीने का समय है। तो 36 महीने में जल निकासी समस्या को जड़ से खत्म करने का, और उस पर हम लोग कार्रवाई करते हुए जबरदस्त काम जैसे हो, जितना जल्दी काम हो सके, और जिससे कि शहर की जल निकासी की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। तो चलिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। हर घर की पहली पसंद केएम हींग, जिसकी खुशबू खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। तो अब से कोई ऐसा वैसा हींग नहीं, सिर्फ केएम हींग ही घर लाएं और खाने को लाजवाब बनाएं। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। आशीर्वाद इंद्रकॉन लेकर आए हैं आपके शहर पटना में आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज। प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शोभाताई सुधीर राव तोड़े, सरपंच सिद्दीक खान, शौकत खान पठान, उप सरपंच दीपक सोलंके, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत पनौरा संतोष शंकर राव चौहान, सरपंच कौशल्य सुधीर दुमाड़े, उप सरपंच जगदीश पायताड़े, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत आमला दरियापुर, जिला अमरावती। सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक चंद्रशेखर तलोकार, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत एरनगांव भामोद, वैशालीताई पांजड़े, सरपंच सुभाषराव जबुरकार, उप सरपंच चंद्रकांत भटकर, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत गोड़ेगांव, टोंगलाबाद पंचायत समिति दरियापुर, जिला अमरावती। देश अलग, कैलेंडर अलग, नए साल की तारीख भी अलग। नए साल का आगाज, हर देश का अपना अंदाज। कहाँ की है कैसी परंपरा, कैसे मनाते हैं नए साल का जश्न। देखिए मेरे साथ ग्लोबल नया साल मुबारक। रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर एक पार्षद प्रत्याशी के बेटे पर चुनाव में मिली हार के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। मामला शहर के
पुनौरा थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि चुनाव परिणाम में मिली हार के बाद बौखलाए प्रत्याशी बबीता कुमारी का बेटा करण कुमार ने नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद के समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक गौतम कुमार शहर के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला था और वो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद शबनम कुमारी का समर्थक था। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और ऐसे में अब मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। तो पहले जमीनी झंझट चल रहा था, अच्छा है ना, बाल किशोर, शिव किशोर और जितेंद्र राय से, है ना। उसका बेटा जो शिव किशोर का बेटा जो है कि गोविंद कुमार है ना। 2 महीना पहले 20 तारीख को हमको धमकी दिया था कि जमीन छोड़ दो ना तो तुमको साल 2 लाख खर्चा कर गोली मरवा देंगे, है ना। और आज जो है पीछा कर करके और ये सब गोली मरवा दिया है नरेंद्र सिंह और उसके बेटा जो है कि राजा मार दिया है गोली। हमको पहले जमीनी झंझट चल रहा था, अच्छा है ना, बाल किशोर, शिव किशोर और जितेंद्र राय से। वह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के हार्बर ब्रिज में नए साल का जश्न मनाया गया। और आपको बता दें कि अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर में मेयर और सिडनी के हार्बर ब्रिज में नए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आतिशबाजी के साथ सिडनी में हार्बर ब्रिज में नए साल का आगाज किया गया। जश्न की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के हार्बर ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइट्स और पटाखों के जरिए आतिशबाजी के साथ 2023 का अब आगाज हुआ है। हर्षोल्लास के साथ लोग 2023 का स्वागत कर रहे हैं और साल 2022 का जिस तरह से अब विदाई हो गई है। सिडनी के हार्बर ब्रिज की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की तस्वीरें, आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आतिशबाजी के साथ हर्षोल्लास के साथ साल 2023 का आवागमन किया गया है। साल 2023 का स्वागत सिडनी के हार्बर ब्रिज में नए साल का जश्न आप देख रहे हैं। आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में मेयर और उप मेयर की सीट पर महिला का कब्जा हो गया है। इस बार के चुनाव में दोनों सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। मेयर पद पर निर्मला देवी ने जीत दर्ज की है, जबकि उप मेयर पद पर डॉक्टर मोनालिसा ने जीत दर्ज की है। दोनों की जीत का श्रेय मुजफ्फरपुर वासियों को ही दिया गया है। युवा साथियों का, सभी महिला शक्ति का, सभी गार्जियन में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने, सभी पत्रकार बंधु का भी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आप लोगों के विश्वास पर पूरी तरह से मैं आकर के मैं करके दिखाऊंगी। और मैं इस बारे में नहीं बोलती, जनता ने जवाब दे दिया है किंग मेकर या सिंडिकेट। अब शहर का विकास होगा, निश्चित ही शहर का विकास होगा। एकदम पूरा प्रयास हम लोग का जो सुचारू रूप से जो भी कार्य हम लोग करेंगे, और महिला जो कह रही है, कहती है, वो करके दिखाती है। सभी युवा वहीं बिहार के औरंगाबाद में नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से शहर के राज्य नारायण सिंह पार्क में पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नेशनल एंटी करप्शन पदाधिकारियों ने हीराबेन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और ऐसे में 108 दीप जलाकर अपनी श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल एंटी करप्शन के बिहार प्रदेश प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव ने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान की रचना में माँ और बच्चे के बीच के बंधन जैसा अनमोल कुछ भी नहीं होता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।